Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now the second chapter is the sampling techniques and sampling distributions. सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग का मतलब ये है कि सैम्पल कलेक्ट करने की जो टेक्निक्स हैं वो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब सैम्पल क्या होता है आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा हुआ है कि सैम्पल किसे कहते हैं। अब अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। लेकिन ये जो सैम्पल है इसको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पॉपुलेशन की तमाम जो यूनिट्स हैं उनको ये डिस्क्राइब करे, वेल डिफाइंड हो। ठीक है, फिर ही ये हमें जो है वो पॉपुलेशन के क्लोज रिजल्ट्स दे सकता है। पॉपुलेशन हम क्यों स्टडी नहीं करते? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, इसके लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है, लोग जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो हमें ज़्यादा जो है वो अपॉइंट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स ऐसी हैं जिस वजह से हम पॉपुलेशन पे काम नहीं कर सकते। और समटाइम्स जो है वो पॉपुलेशन हम इन्फिनिट पॉपुलेशन होती है या कंसिडर वो इन्फिनिट होती है। जैसे कि अगर आप किसी डिज़ीज़ को देखना चाहते हैं कि फैसलाबाद में कितने लोग जो हैं वो उनको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आप कैसे जो है वो देख सकते हैं हर एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। सिर्फ एक सिटी में, सिर्फ फैसलाबाद अगर आप लेते हैं तो हर एरिया में, हर घर में जाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये जो मरदमशुमारी होती है, सेंसस होता है, ये 10 इयर्स के बाद होता है। तो ये इसमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लेकिन उसमें भी ये सारी चीज़ें स्टडी नहीं की जाती। आप जब किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ को स्टडी करने जाते हैं तो उसके लिए पॉपुलेशन पर काम करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। प्रैक्टिकल सिचुएशंस जितनी भी हैं सब में सैंपल स्टडी किया जाता है, पॉपुलेशन स्टडी नहीं होती, क्योंकि पॉपुलेशन स्टडी करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप पूरे फैसलाबाद में से डायबिटीज़ के लोगों को काउंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम कर सकते हैं जो कि किसी हॉस्पिटल में जो है वो डायबिटीज़ के चेकअप के लिए आ रहे हैं। आप तमाम हॉस्पिटल्स में जाके जो है वो उन लोगों को काउंट कर सकते हैं, या उन लोगों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, जिन फैक्टर्स के बारे में भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो पॉपुलेशन पे काम करें। ठीक है, तो हमें हर वक्त सैंपल पे ही काम करना होता है। सैंपल क्या है? ये जो लोग आ रहे हैं चेकअप के लिए, ये सैंपल होगा। ठीक है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने इतना सैंपल लेना है, इतना सैंपल जो है वो प्रिसाइज़ है, या इस पे काम करने से हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर आ सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारे रूल्स हैं कि कितने की पॉपुलेशन जो है वो आपके पास इतनी है तो उसमें से आपको कितना सैंपल लेना चाहिए, या फिर जो है वो कितना सैंपल साइज़ जो है वो प्रिसाइज़ होगा या इनफ होगा स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन को। तो अब ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, ये चैप्टर हमें ये बताएगा, इसमें ये टेक्निक्स दी गई हैं कि आपको जो है वो वेल डिफाइंड किस्म का जो सैंपल है, रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है, वो किस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्निक्स आपको डिफरेंट दी गई हैं जो कि आपने स्टडी करनी है, जिनको यूज़ करते हुए आप सैंपल कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन क्या है। आपने फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस पढ़ा हुआ है। पॉपुलेशन क्या होता है कि वो पूरी पॉपुलेशन या टोटल एरिया जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं वो पूरी पॉपुलेशन है। अगर आप सारे कॉलेजेस को स्टडी करना चाहते हैं तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो जितने भी कॉलेजेस हैं फैसलाबाद में, अगर आप एक सिटी के करना चाहते हैं तो फैसलाबाद के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन है। ठीक है, तो स्पेसिफ़िक पर्पस के तहत आप जो भी काम करना चाहते हैं उस स्पेसिफ़िक आपके जो एक पॉइंट है, एक जो आप करना चाहते हैं काम, उसके अंडर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जितने भी एरियाज़ या जितने भी लोग आते हैं, वो सब अगर ले लिए जाएं तो वो पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी रीड कर सकते हैं। ये सारी पॉपुलेशन इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पोजेसिंग सम कॉमन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू रिसर्चर। जो भी रिसर्च करना चाहता है वो रिसर्चर है।
ठीक है, कि उसके पर्टिकुलर जो हैं उसके स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं, उन इंटरेस्ट को लेके जो भी लोग जो जितने भी लोग उस इंटरेस्ट के अंदर आ रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, सपोज़ आप जो है वो देखना चाहते हैं कि इस ईयर जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले लोग हैं उनके मार्क्स जो हैं वो क्या रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जितने भी कॉलेजेस में लोग एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं या जो आपका बोर्ड का रिज़ल्ट है सारा मैट्रिक के लोगों का, मैट्रिक के स्टूडेंट्स का, वो सारा जितना भी है फैसलाबाद का, अगर आप लेना चाहें तो सिर्फ फैसलाबाद का ही, तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, साइंस आर्ट्स के, सारे आ जाएंगे, वो आपकी पॉपुलेशन होगी। ये आपके कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उन लोगों में मौजूद हैं कि वो सब मैट्रिक के हैं। ठीक है, आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं रिसर्चर तक। फिर नेक्स्ट जो है वो ये भी डेफिनेशन ही है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इज़ द एग्रीगेट ऑफ द एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स दैट कंप्राइज एंड डिफाइन पॉपुलेशन। ठीक है, द पॉपुलेशन मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, यूनिट, एक्सटेंट, टाइम। ये सारी चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन, जब आप पॉपुलेशन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो ये टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं कि पॉपुलेशन क्या है, एग्रीगेट है, यानी वो सम है किसका, उन तमाम एलिमेंट्स का जो कि पूरी पॉपुलेशन बनाते हैं। सपोज़ अगर आप घरों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हर घर आपका एक यूनिट है, और इन सारे जो अगर एक पूरे एरिया से आप जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या पूरे जो है वो अगर मदीना टाउन से कर रहे हैं तो मदीना टाउन का हर घर जो है वो एक यूनिट होगा, और इन सारे यूनिट्स को आप इकट्ठा करेंगे तो वो एक पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन के लिए ये सारे टर्म्स यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर इंस्टेंस द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास एट अ गिवन कॉलेज, द करेक्टरिस्टिक टू बी इन्वेस्टिगेटेड में बी स्कोर रिसीव्ड बाई ईच स्टूडेंट इन अ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन अ गिवन ईयर, पॉपुलेशन में भी फिनिट और इनफिनिट। ठीक है, कोई भी आप इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दी है कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके करेक्टरिस्टिक्स जो आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं वो ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें उनके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप जो है वो कॉलेज गर्ल्स की हाइट्स देखना चाहते हैं तो जो भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या उनके जो है वो बोर्ड के मार्क्स देखना चाहते हैं तो वो भी आपकी जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे किसी कॉलेज में आने वाले फर्स्ट ईयर के, वो सारे जो है वो आपकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पॉपुलेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, फिनिट भी हो सकती है और इनफिनिट भी। फिनिट कौन सी होगी, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ जो है वो यूनिट्स हों। ठीक है, जिसके जो यूनिट्स हैं वो लिमिटेड हों। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि जिसको आप काउंट कर सकें, जिसकी को आप इजीली जो है वो डील कर सकें। एग्जांपल्स क्या हैं फिनिट पॉपुलेशन की, हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इनरोल्ड एट अ कॉलेज इन अ गिवन ईयर, किसी भी ईयर में आने वाले जो इनरोल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट आप ले लें। ठीक है, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ अ स्टील मिल इन अ गिवन ईयर। ठीक है, किसी एक साल में जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी स्टील मिल के, उनकी क्या वेजेस थी, उनकी क्या जो है वो पे थी। ठीक है, सैलरी थी। तो इनमें से 2 एग्जांपल जो है वो आप फिनिट पॉपुलेशन की डेफिनेशन के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट है इनफिनिट पॉपुलेशन कौन सी होती है। इनफिनिट पॉपुलेशन वो होगी जिसके एलिमेंट्री यूनिट्स या जो यूनिट्स हैं वो अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, हाँ जी, एग्जांपल्स क्या होंगी इनफिनिट पॉपुलेशन की, वेट्स एट बर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप तमाम ह्यूमन बींग्स के जो वेट्स हैं एट द बर्थ टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अ रोलिंग ऑफ डाई, यानी अगर आप कोई उसका नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि मैंने इतने टाइम्स डाई को रोल करना है, तो फिर तो ये इन्फिनिट हो जाएगा ना कि रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग ऑफ अ डाई। रोलिंग ऑफ अ डाई तो होती जा रही है, उसका कोई जो है वो अगर आपने लिमिट नहीं बताई तो ये भी इन्फिनिट हो जाएगा। लाइफ टाइम ऑफ ऑल बल्ब्स प्रोड्यूस इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो भी किसी कंपनी में बल्ब्स बन रहे हैं उन सब का, सारे जितने भी बल्ब्स बने हैं
तो उन सब का लाइफ टाइम चेक किया जाए। ठीक है, हम उनमें से कुछ का ही लाइफ टाइम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने लाइफ टाइम चेक करने के लिए उनको उस वक्त तक जो है वो लगाना है जब तक वो बर्न नहीं हो जाते। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरी की पूरे जितने भी प्रोडक्शन हुई है उनकी सारे बल्ब्स को जो है वो बर्न होने के लिए लगा दें। तो ये सारी जो है पॉपुलेशंस हैं इस टाइप की, ये इन्फिनिट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सैम्पल है। सैम्पल क्या होता है? ये पार्ट होता है पॉपुलेशन का, ये सबसेट होता है पॉपुलेशन का, जो इस एक्सपेक्टेशन से सिलेक्ट किया जाता है कि ये पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि सैम्पल जो है वो किस तरह से लेना है। सैम्पल को इस तरह से लेना है कि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर आप सैम्पल जो है वो सपोज़ आपने कॉलेज स्टूडेंट से लेना था, तो जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन सब से अगर आपने जो है वो सैम्पल कलेक्ट करना है, तो उसमें सारी क्लासेस आ जाएंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अगर आप अपना सैम्पल जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर से कलेक्ट करके चले जाते हैं या सिर्फ फोर्थ ईयर से कर लेते हैं, तो फिर आपका जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग ये प्रोसीजर है सिलेक्ट करने का सैम्पल को, ठीक है, फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसमें से सैम्पल सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो सैम्पलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है सैम्पल सर्वे वर्सेस कंप्लीट इनोमिनेशन। सैम्पल सर्वे क्या है? जो आप पॉपुलेशन में से सैम्पल सेलेक्ट करते हैं वो सैम्पल सर्वे है। ठीक है, और जो आप पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करते हैं वो कंप्लीट इनोमिनेशन है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेकिंग अ सैम्पल सर्वे। अगर आप जो है वो पूरी पॉपुलेशन में से सैम्पल सेलेक्ट करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आप सैम्पल सर्वे कर रहे हैं। अगर आप यही इन्फॉर्मेशन पूरी पॉपुलेशन से कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स से या पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स से ये वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? सेंसस, मरदमशुमारी। ठीक है, सेंसस भी बोलते हैं और इसको, एंड और मेकिंग कंप्लीट इनोमिनेशन, या फिर इसको कंप्लीट इनोमिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 28, पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्या पर्पसेस हैं, क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं? कुछ पहले भी मैंने आपको डिफ़ाइन की हैं कि क्या पर्पसेस हैं सैम्पलिंग के। फर्स्ट तो ये है कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, पार्ट होता है पॉपुलेशन का सैम्पल, तो टाइम, कॉस्ट, एफर्ट सब कुछ इसमें मिनिमम आता है, कम लगता है। ठीक है, आप कम जो है वो लोगों से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप पूरी पॉपुलेशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो आपको जो है वो फिर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड करनी होगी, टाइम बहुत ज़्यादा आएगा, लगेगा, कॉस्ट और एफर्ट आपकी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सैम्पलिंग जो है इन सारी चीज़ों से बचाती है। नेक्स्ट है टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द सैम्पल। जो आप रिजल्ट्स सैम्पल से लेते हैं वो एस्टिमेट्स जो हैं वो कहलाते हैं किसके? सैम्पल से। ऐसे एस्टिमेट्स जो कि आपने सैम्पल से ड्रा किए हैं, यानी ऐसे रिजल्ट्स जो कि आपने सैम्पल से ड्रा किए हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि वो उन पे अच्छे तरीके से काम किया गया होता है। कम लोगों से आप जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो काम अच्छे तरीके से होता है, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं एस्टिमेट्स जो कि आप सैम्पल से ले रहे हैं, वो रिज़ल्ट्स जो कि आप सैम्पल से ड्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं सैम्पलिंग के सैम्पलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि कंप्लीट इनोमिनेशन के मुकाबले में सैम्पलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये टाइम सेविंग होती है। ठीक है, इसमें लेस टाइम इन्वॉल्व होता है, एनर्जी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट इनोमिनेशन। ठीक है, कि इसमें डाटा को इसको एग्जीक्यूट करने में, सैम्पल यानी सैम्पल सेलेक्ट करने में, और फिर उसके बाद जो आपके पास डाटा कलेक्ट होता है उसका एनालिसिस करने में। ठीक है, टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है। फिर क्या है कि ये
दिस इज़ द वाइटल कंसिडरेशन व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ अर्जेंटली नीडेड। अगर कोई ऐसा सर्वे है, ठीक है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको बहुत जल्दी जो है वो एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सैम्पलिंग करें, ठीक है। इससे आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक है, इस पे जो है वो कॉस्ट कम आती है, लेस जो है वो इसमें लेस नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेस नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस पे कॉस्ट भी कम आएगी, इकोनॉमिक होगा, कम पैसों में जो है वो आप ज़्यादा काम कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, रिज़ल्ट्स एक्यूरेट होते हैं क्योंकि बहुत कम जो है वो आपके पास लोग हैं, रिस्पोंडेंट्स कम हैं, सैंपल जो है वो एक पार्ट है, छोटा है, तो इसलिए एक्यूरेट रिज़ल्ट्स आएंगे, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे, प्रॉपरली केयरफुली जो है वो आप इसको देखेंगे कि आपको कौन सा सैम्पलिंग डिज़ाइन लगाना है, ये सारी चीज़ें अगर आप केयरफुली करते हैं तो सैम्पल रिज़ल्ट्स जो हैं वो कंप्लीट इनोमिनेशन से बेटर रिज़ल्ट्स देते हैं। नेक्स्ट फिजिबिलिटी है। सम टाइम ऐसा होता है कि सैम्पलिंग जो है वो कंप्लीट इनोमिनेशन फिजिबल ही नहीं होती, ठीक है, मुमकिन ही नहीं होता कि हम कंप्लीट इनोमिनेशन यानी सेंसस पे काम करें, हमें सैंपल ही लेना होता है हर सूरत। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सैंपल होते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। सपोज़ कुछ जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स का मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स का अगर आप लाइफ टाइम चेक कर रहे हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जितने भी किसी कंपनी ने जो है वो 1 लाख अगर बल्ब बनाए हैं तो लाइफ टाइम जस्ट उनका चेक करने के लिए 1 लाख के लाख सारे बल्ब जो हैं वो बर्न होने के लिए लगा दिए जाएं, ठीक है। तो उसमें से यही फिजिबल है कि आप वहाँ से थोड़ा सा जो है वो कुछ बल्ब सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है उनसे अपना एनालिसिस करेंगे, ठीक है, देखेंगे लाइफ टाइम कितना है उनका। और दूसरी बात ये है, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्लड है, आपने अगर टेस्ट करवाना हो कि कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में, तो आप अपना पूरा ब्लड नहीं देते, आप उसका कुछ ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। ये भी सैम्पलिंग है कि आप जो है वो सिर्फ सैंपल पे काम कर सकते हैं, सिर्फ ब्लड के चंद जो है वो आप ड्रॉप्स देते हैं, पूरा ब्लड नहीं देते फॉर टेस्ट, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जो है वो आपके पास चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ आप सैम्पलिंग ही कर सकते हैं, आप सेंसस पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग जो है वो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, कि कौन सी ऐसी जो है वो फील्ड्स हैं या कौन सी ऐसी जो हैं वो आपके कुछ ऐसे पर्पसेस हैं जहाँ पे आप सैम्पलिंग को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने लिस्ट तैयार करनी हो इनकम टैक्स पेयर्स की, ठीक है, फिर आप सैम्पलिंग नहीं कर सकते। जितने भी ऐसे लोग जिन पे इनकम टैक्स जो है वो लागू होता है वो आपको सारे लेने हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने वोटर्स की लिस्ट बनानी है तो फिर भी आप जो है वो सैम्पलिंग नहीं कर सकते, आपको सारे लोगों को कंसिडर करना है, ठीक है। और आपने देखना है कि आपके फैक्ट्री में कितनी जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं, इन्वेंट्री में कितना स्टॉक आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जो है वो पूरे के पूरे स्टॉक की लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस हैं सैम्पलिंग की, कहीं पे आप जो है वो सैम्पलिंग नहीं यूज़ कर सकते, कहीं पे आप सेंसस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग डिज़ाइंस हैं कि अब कौन से ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप जो है वो सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सैंपल डिज़ाइन is a procedure or plan for obtaining a sample from a given population prior to collecting any data, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, किसी भी प्रोसीजर या प्लान के तहत आपको सैंपल सेलेक्ट करना है किसी भी पॉपुलेशन से, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज सर्वे।
ठीक है, सर्वे किसे कहते हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन डिटेल में कलेक्ट कर रहे होते हैं वो सर्वे है। जब सर्वे कैरीड आउट हो जाता है किसी भी सैम्पल डिज़ाइन के ज़रिए तो वो फिर सैम्पल सर्वे कहलाता है। ठीक है, सैम्पल सर्वे कब बनेगा, जब किसी सैम्पल डिज़ाइन के थ्रू आप सैम्पल सेलेक्ट करेंगे तो वो सैम्पल सर्वे होगा। ठीक है, सैम्पल सर्वे जो है वो उसको प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए, केयरफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए, ताकि आप मिस्टेक्स जो हैं, इनएक्यूरेसीज जो हैं उनसे अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स आर दोज बेसिक यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ विच द सैम्पल डिज़ाइन इज़ प्लान्ड। ठीक है, कि सैम्पलिंग यूनिट्स क्या हैं, कि ये वो टर्म है जो कि यूज़ होगी सैम्पल प्लान करने के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके पास इतने सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, इतने जो हैं अगर आप जो है वो घरों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इतने आपके पास जो हैं वो आपके एरिया में जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इतने घर हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेजेस से ले रहे हैं तो इतने कॉलेजेस हैं, अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स से ले रहे हैं तो हर स्टूडेंट सैम्पलिंग यूनिट है। तो सबसे पहले आपको जो है वो सैम्पलिंग यूनिट्स का पता होना चाहिए, बेसिक यूनिट्स का पता होना चाहिए, फिर आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, फिर आप उसमें से सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग यूनिट्स जो है वो मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड एग्जॉस्टिव। इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए सारे। ठीक है, एक घर जो है वो आपके सैम्पलिंग यूनिट्स में 2 दफ़ा शामिल ना हो, एक स्टूडेंट 2 टाइम्स ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है। जब आप उन सैम्पलिंग यूनिट्स को इकट्ठा करें तो वो पूरी पॉपुलेशन बन जाए। ठीक है, सपोज़ आपने अपने एरिया के सारे घर लेने हैं तो वो हर घर आपका सैम्पलिंग यूनिट है। तो जब आप लिस्ट बनाएं या जब भी आप उन यूनिट्स को देख रहे हैं तो हर चीज़ को या हर घर को या हर स्टूडेंट को या हर इंस्टीट्यूट को 1 टाइम शामिल होना चाहिए। जब आप उनको ओवरलैपिंग ना हो, डबलिंग ना हो, जब आप उनको जो है वो इकट्ठा करें तो वो पूरी पॉपुलेशन बन जाए। नेक्स्ट है पेज नंबर 29, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। ठीक है, जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं इन सब की जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट बना लें। ठीक है, जो कि किसी भी जो है वो ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया, ईयर वाइज बना लें। कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन अ सिटी इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम। ठीक है, और किसी भी सिटी के सारे जो है वो अगर आप हाउस होल्ड्स ले लें तो वो भी आपकी लिस्ट हो जाएगी सैम्पलिंग यूनिट्स की, जिसको सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइंस। सैम्पलिंग डिज़ाइन की 2 टाइप्स होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम क्या चीज़ होती है? रैंडम चीज़ें वो होती हैं जो कि जिनको सेलेक्ट करने में, सिलेक्शन में आपकी अपनी जो है वो मर्ज़ी शामिल नहीं होती, यानी बायस नहीं होती ये चीज़ें। रैंडम चीज़ें जो होती हैं वो बायस नहीं होती, उसमें आपकी अपनी चॉइस शामिल नहीं है, आपकी पसंद शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपकी कोई फेवर नहीं है उसमें। ये चीज़ें जो हैं वो रैंडम होती हैं। ठीक है, कि आपके सामने जो है वो एक पूरी लॉट है, आप उसको ये देख के नहीं कि इनमें से कौन सा अच्छा होगा, आंखें बंद करके आप जो है वो उसमें से अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो आपने रैंडमली सेलेक्ट की है, ये रैंडम है। तो रैंडम जो चीज़ें होती हैं वो अनबाइज्ड होती हैं, यानी उनमें आपकी अपनी चॉइस शामिल नहीं होती, लेकिन जो नॉन रैंडम चीज़ें होती हैं वो बाइज्ड होती हैं। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, डिज़ाइंस हैं, ये नॉन रैंडम होते हैं। ठीक है, इसमें आपकी अपनी फेवर शामिल होती है, चॉइस होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसीजर in which we cannot assign to an element of population the probability of its being included in the sample। ठीक है, ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं, इसमें जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं हर एक के पॉपुलेशन में
हर एक के सैंपल में शामिल होने के चांसेस जो हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करते हम कोई उनको कि वो सब जो हैं वो सैंपल में शामिल हो सकें। सपोज़ जब आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं, सपोज़ जब आप किसी कोई भी कुरानदाजी होती है, आईडी कार्ड्स जो हैं वो सबके एक बॉक्स में रखे जाते हैं, फिर ब्लाइंड सिलेक्शन की जाती है, आंखें बंद करके उसमें से कोई निकाल लिया जाता है, तो ये रैंडमली सिलेक्शन हुई है। और इसमें हर एक के जितने भी उसमें आईडी कार्ड्स है या जितने भी लोगों के उसमें आईडी कार्ड शामिल थे, हर एक के फर्स्ट प्राइज़ लेने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। हर किसी के पास जो है वो इक्वल चांस है कि वो प्राइज़ ले सकता है। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर में ऐसा नहीं होता, इसमें हर एलिमेंट को जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं की जाती ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन सैम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वी ऑफन मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एंड इनफॉर्मल सैम्पल्स, ठीक है। तो हम किसी से पूछ के कि ये चीज़ बेहतर है या नहीं बेहतर, इस तरह से पूछ के जो है वो हम किसी की चॉइस से हम अपना सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। पूछ लेते हैं कि क्या ये बंदा जो है वो आपको लगता है कि बीमार होगा या बीमार नहीं होगा, तो कोई अपनी मर्ज़ी से कह दे कि हाँ ये कुछ ऐसा है। तो ये सारी जिसमें बायस शामिल हो गई, फेवर शामिल हो गई, जिसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, जिसमें कोई आपने जो है वो उसका कोई प्रॉपर टेस्ट मौजूद नहीं है जिससे पता चल रहा था कि उसमें ये बीमारी थी या नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं कि इस चॉइसेस में आ जाती हैं, ठीक है। कि हम सिर्फ जो है वो अंदाज़ा गेस करके जो है वो अपना सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई उसके पीछे जो है वो प्रोसीजर नहीं है रिलायबल किस्म का। अ वीट डीलर forms his opinion about a sack full of wheat by examining just a few grains, ठीक है। कोई वीट का डीलर है तो वो क्या करता है कि वो सारी नीचे तक सैक को नहीं देखेगा कि क्या उसमें जो ग्रेन्स है उस सैक में जैसी ऊपर है वैसी ही नीचे है, या फिर ऊपर जो है इन्होंने अच्छी डाल दी है। वो सिर्फ क्या करेगा कि वो सैक का मुंह खोलेगा और देखेगा कि हाँ ये ग्रेन्स जो है वो अच्छी है, तो वो बस उसको जो है वो इस तरह से टेस्ट करेगा। क्वालिटी ऑफ राइस अगर आपने देखने हैं कैसे कुक हुए हैं एक बिग पॉट में, तो आप सिर्फ जो है वो चंद राइस ऊपर से उठा के उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह की जो सिलेक्शंस होती हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शंस होती हैं, और ये रिसर्च में इनको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं इन बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल साइंसेस। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग। अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। इसमें आपकी चॉइस फेवर शामिल नहीं है, इसमें हर एक यूनिट जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड है, वेल नोन है, ठीक है। हर एक के आने के चांसेस जो हैं वो सैंपल में सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। Probability sampling is a process in which the sample is selected in such a way that every element of a population has a non-zero probability of being included in the sample, ठीक है। कि हर एक के आने की probability जो है वो मौजूद हो, non-zero probability हो, ठीक है। Advantages क्या हैं probability sampling के, कि ये इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट्स, ठीक है। एस्टिमेट्स की प्रिसीजन का जो है ये हमें मेजर प्रोवाइड करती है। जो रिज़ल्ट्स ड्रा होते हैं वो एस्टिमेट्स कहलाते हैं सैंपल से, तो वो कितने प्रिसाइज हैं ये इसका मेजर जो है वो हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ रैंडम सैंपल इज़ दैट द पर्सनल फैक्टर इज़ एलिमिनेटेड इन द सिलेक्शन, ठीक है, एज द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट एक्सरसाइज हिज डायरेक्शन इन द चॉइस ऑफ आइटम्स। ये सारा ठीक है कि इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल रैंडमनेस का प्रिंसिपल है इसके अंदर, जिससे पर्सनल जो है वो फैक्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल जो है वो फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रैंडमनेस है। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर में है। विद रिप्लेसमेंट वो सिलेक्शन है जिसमें जब आप कोई भी यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट यूनिट के सिलेक्ट करने से पहले आप फर्स्ट वाला जो आपने सेलेक्ट किया था वो
आप रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को वो आप यूनिट रिटर्न कर देते हैं और फिर जो है वो आप सेकंड सिलेक्शन करते हैं। ये है विद रिप्लेसमेंट, यानी आपने उसको रिप्लेस कर दिया। सैम्पलिंग इज said to be with replacement from a population finite or infinite when the unit selected at random is returned to the population before the next unit is selected। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट के सिलेक्ट करने से पहले आप जो प्रीवियस वाला सिलेक्शन है उसको रिटर्न कर देते हैं पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कब कहलाएगी, जब आप जो आपने सेलेक्ट कर लिया था यूनिट, सिलेक्टेड यूनिट को आप पॉपुलेशन को जो है वो रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हाँ जी, सबसे पहले आपके पास जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उनमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है। ठीक है, ये 2 टाइप्स की सैम्पलिंग जो है वो इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस आपने पढ़ने हैं। हाँ जी, सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फर्स्ट डिज़ाइन है, फर्स्ट जो है वो उसके अंदर टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल ऑफ n units from the population of capital N units in such a way that first है every unit available for sampling has an equal probability of being drawn, every sample of size n has same probability of being selected। अब ये जो स्मॉल n है ये यूज़ होता है फॉर सैम्पल टोटल के लिए। ठीक है, और ये जो कैपिटल N है ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है, ये पॉपुलेशन का साइज़ है। ठीक है, कि कैपिटल N पॉपुलेशन साइज़ में से, पॉपुलेशन कैपिटल N में से, कैपिटल N यूनिट्स में से हम स्मॉल n यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं। किस तरह? इस प्रोबेबिलिटी से सेलेक्ट करते हैं कि हर यूनिट के लिए, हर यूनिट जो है वो सैंपल में शामिल होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता हो। और सेकंड नंबर पे क्या है कि हर जो सैंपल का अगर आप सैंपल एक की बजाय अगर आप उस पॉपुलेशन में से ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट करते हैं, n सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो हर सैंपल के आने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो सेम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। अ सैंपल ड्रॉन बाय दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अ सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल। ठीक है, इसको इस तरीके से अगर आप सैंपल जो है वो सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल कहलाएगा। अ सैंपल कंटेनिंग n एलिमेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N एलिमेंट्स इज कॉल्ड सैंपल ऑफ साइज n। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन साइज़ के कौन से एलिमेंट हैं, कैपिटल N एलिमेंट्स हैं, और सैंपल साइज़ के स्मॉल जो है स्मॉल n एलिमेंट्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ यूज्ड इन द पॉपुलेशन विच इज़ इसेंशियली होमोजीनियस। ठीक है, ये इसेंशियली होमोजीनियस। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप किस पॉपुलेशन पे यूज़ कर सकते हैं, ये डिज़ाइन आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब पॉपुलेशन जो है वो आपके पास होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, एक जैसी हो। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंट ना हो इन टर्म्स ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। जो भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके जिस पे आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप कॉलेज से डाटा लेते हैं तो वहाँ पे सारे जो हैं वो क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनका सेम करेक्टरिस्टिक है। तो होमोजीनियस पॉपुलेशन पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर स्मॉल पॉपुलेशंस वेयर द एलिमेंट्स आर इजीली आइडेंटिफिएबल एंड एक्सेसिबल, या फिर ऐसी पॉपुलेशंस पे आप कर सकते हैं जो कि स्मॉल हों। ठीक है, और उनके जो सारे कंटेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो पता हों आपको कि इसमें जो है वो ये
करेक्टरिस्टिक्स हैं या ये मौजूद नहीं हैं, ठीक, एक्सेसिबल हों, आप कोई भी मिस ना हो, आपके पास सबकी इन्फॉर्मेशन हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो मे बी ईजी टू अप्लाई। ऐसी अगर जो है वो पॉपुलेशंस होंगी, एक तो होमोजीनियस, दूसरी स्मॉल, ठीक है, जो कि आप जो एक्सेसिबल भी हों, अच्छे तरीके से आपको उनका पता हो सारे कंटेंट्स का, तो ऐसी पॉपुलेशंस पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, थ्योरम 11.1 है कि नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे स्मॉल कैपिटल एन रेज़्ड टू पावर स्मॉल एन अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो। अगर सैंपल विद रिप्लेसमेंट हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स किसी भी पॉपुलेशन में से कितने बनेंगे, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, ठीक है। अगर कैपिटल एन जो है वो 3 है, स्मॉल एन आपने जो है वो 2 लेना है, तो 3 रेज़्ड टू पावर 2 9 सैंपल्स जो हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ सैंपल्स एन पी एन बनेंगे, ठीक है, या एन सी एन बनेंगे, एन सी एन भी हो सकता है अगर सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, ठीक है। ये दो फार्मूलाज समझ लें, ये आपने याद रखने हैं कि अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो तो नंबर ऑफ सैंपल्स किसी भी पॉपुलेशन में से कैपिटल एन के पास स्मॉल एन बनेंगे, और अगर जो है वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो किसी भी पॉपुलेशन में से जो सैंपल हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, वो कैपिटल एन पी एन भी ले सकते हैं, इसमें थोड़ी रेपिटेशन आ जाती है, कैपिटल एन सी एन बनेंगे, ठीक है। ये प्रूफ आपने नहीं करना। नेक्स्ट आ जाएं पेज नंबर 31 पे, रैंडम डिजिट्स। रैंडम डिजिट्स क्या हैं? अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स डिजाइन टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 0 टू पॉपुलेशन ऑफ डिजिट्स 0 to 9। रैंडम डिजिट्स का टेबल है, ठीक है, जिसमें डिजिट्स क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक जो है वो अरेंज होते हैं। ये डिजिट्स किस तरह से लिए गए हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से लिए गए हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रैंडम नंबर टेबल से भी रैंडम नंबर टेबल से जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, अगर जो है वो उनको प्रैक्टिकली करना फिजिबल ना हो। तो रैंडम डिजिट्स का जो टेबल है उससे किए जाते हैं। 0 से 9 तक इसमें डिजिट्स होते हैं। हर डिजिट के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स 10 बनते हैं। तो हर डिजिट के, जैसे डाई को रोल करते हैं 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबर होते हैं, हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की भी 1/6, सो ऑन 6 तक हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसी तरह रैंडम नंबर टेबल के अंदर जो है वो 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं, तो 10 बनते हैं, और हर एक के आने की इसी तरह प्रोबेबिलिटी 1/10 है, ठीक है। इसको आपने जो है वो 1/10 तक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल को आप सेलेक्ट कैसे, किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं? 2 मेथड्स हैं आपके पास जिनसे आप सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉटरी मेथड एंड रैंडम डिजिट, ठीक है। रैंडम डिजिट टेबल जो भी मैंने आपको बताया वही है, और सेकंड क्या है? लॉटरी मेथड। ये लॉटरी मेथड क्या है? इसमें आपको जो है वो सारी पता होनी चाहिए, 1 से लेकर कैपिटल एन मीन्स जो है इसमें ये है कि सारी पॉपुलेशन जो है वो आपको उसका पता होना चाहिए। यानी अगर आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं वो रोल नंबर 1 से लेकर आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर के 400 तक हैं, तो वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं हर एक का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए 1 से लेकर कैपिटल एन तक, पूरी जितनी भी फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन है उन सब की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उनके जो 1 से लेकर एन तक जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 1 से लेकर 400 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास, सब के आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो वो आप एक स्लिप पर लिख लेंगे। वो स्लिप जो है उसको बंद करेंगे, सारी इसी तरह स्लिप्स बन जाएंगी, उनको बंद करेंगे और सबको जो है वो आप क्या कर देंगे, कंटेनर में प्लेस कर देंगे। कंटेनर में प्लेस करने के बाद उनको थोरली मिक्स करेंगे, फिर ब्लाइंड सिलेक्शन करेंगे, और फिर जो है वो आप अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ आपको जो है उसमें से 50 स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप
पहले उसको निकालेंगे, फिर उसको जो है वो मिक्स करेंगे, फिर सेकंड स्लिप निकालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद एक और स्लिप। इसी तरह आपने 50 का सैंपल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये है लॉटरी मेथड। ये सारे जो है वो सैंपल आपका चांस इसको कहते हैं, डिपेंड्स इंटायरली ऑन चांस, ठीक है। ये सिलेक्शन जो है वो आपकी सारी चांस पे है। फिर उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, यूजिंग रैंडम नंबर टेबल है, इसमें आप क्या करते हैं, इन दिस मेथड डिस्टिंक्ट सैम्पलिंग नंबर फ्रॉम 0 to n-1 इज असाइन टू एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल N यूनिट्स, ठीक है। जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, आप उसको नंबर असाइन करेंगे 0 से लेकर, वहाँ पे 9 होता है, तो यहाँ पे अगर जो है वो 50 की पॉपुलेशन है तो 50 - 1 49 तक आप उनको 0 से क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको नंबर असाइन करेंगे। फिर उसके बाद रैंडम नंबर टेबल पे जाएंगे और फिर वहाँ से जो है वो नंबर देखते जाएंगे, आप कंसल्ट करते जाएंगे, नंबर से नंबर सेलेक्ट करते जाएंगे टेबल में से, स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी लेके किसी भी कॉलम से किसी भी रो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रो वाइज चल रहे हैं तो फिर आपने रो वाइज चलते जाना है, अगर आप कॉलम वाइज चलना स्टार्ट हुए तो फिर आप कॉलम वाइज चलेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो वहाँ से आप रीड करते जाएंगे और डिज़ायर्ड सैंपल जो है वो इस तरह आप ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ तक जो है वो अगर आपको समझ नहीं आई है, रैंडम डिजिट्स तक हमने पढ़ लिया है, जो कि सेलेक्ट करने के मेथड हैं, सिंपल रैंडम सैंपल को, लॉटरी एंड रैंडम नंबर टेबल या यूजिंग रैंडम डिजिट्स, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी है, ये आपने जो है वो देख लेना, अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। इसमें देखें किसी जिस बात की समझ नहीं आई, जिस डेफिनेशन की समझ नहीं आई, जिस टर्म की समझ नहीं आई, वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।